मनसबदारी प्रथा, इंग्लिश में भी मनसबदारी सिस्टम। मनसब का अर्थ एक तरह की जागीर है, एक काइंड ऑफ एस्टेट, ESTATE एस्टेट, लेकिन इसको मनसब ही कहते हैं क्योंकि मनसब की फीलिंग एक अलग है। इसका एग्जैक्ट अर्थ कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए पहले समझो कि मनसब क्या होता था। ये मुगलों के ज़माने का एक तरह का आउटसोर्सिंग था सैनिकों का। तो ये ओहदे हुआ करते थे। ओहदे का मतलब होता है दर्जा, क्लास, लेवल, स्टेटस। तो कुछ एग्रीगेटर्स होते थे, एक बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए, एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब होता है जुटाने वाला। जैसे बादशाह स्वयं फौज न रखकर, सेना, मिलिट्री, आर्मी न रखकर, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के जिम्मे ये काम कर देते थे कि जब हमें सेना की ज़रूरत है, मान लो कि गुजरात अभियान करना है, मुग़ल बादशाह को गुजरात पे चढ़ाई करनी है और उसको 5000 सैनिकों की ज़रूरत है, तो वो या तो एक ही किसी प्रभावशाली आदमी से, चौधरी शब्द है बाकायदा जिसका अर्थ होता है कि न्यायकर्ता, तो किसी चौधरी से कहेगा या किसी ज़मींदार, रुतबादार, रसूखदार, माने कि जो प्रभावशाली व्यक्ति से कहेगा कि आप मेरे लिए 5000 आदमी जुटा दो। अब वो तत्काल 5000 आदमी कैसे जुटाएगा? या ऐसे 5 लोगों से कहे कि 1000 आदमी जुटा दो। तो पहले से उन्हें नियुक्त कर दिया जाता था, अपॉइंट कर दिया जाता था कि आप 1000 के मनसबदार हैं, आप 500 के मनसबदार हैं। जैसे रुपए सिक्के नोट होते हैं, तो हमें जितने रुपए चाहिए, मान लो हमें 527 रुपए चाहिए, तो 100 के 5 नोट या 500 का 1 नोट, एक 20 का नोट और एक 5 रुपए का और एक 2 रुपए का। तो ऐसे ही अगर सेना जितनी चाहिए, मान लो छोटा अभियान है, कहीं 2000 सैनिक चाहिए, तो 500 के मनसबदारों से 4 से कह दिया। 4 से इसलिए कि एक ही से कहा और ना इंतज़ाम कर पाया तो मामला गड़बड़ हो गया। 4 से कहा तो एक नहीं कर पाएगा तो 1500 सैनिक तो आएंगे, इसलिए। तो मनसब जो थे वो 200 का मनसब, 500 का मनसब मान दर्जा, ओहदा, 1000 का मनसब। 5000 का मनसब जो है वो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। ज़्यादातर राजकुमारों को 5000 का मनसबदार बनाया जाता था। तो ये जो मनसबदार होते थे, इन्हें सैनिकों को रख रखाव करने के लिए, यानी कि पीस टाइम में जब युद्ध की ज़रूरत नहीं है, सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में सैनिकों का क्या करें, तो ये सैनिकों का एक रजिस्टर रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक हुलिया लिखाई सिस्टम चलाया था कि सैनिकों की हुलिया लिखी जाती थी। हुलिया का मतलब है कि चेहरा मोहरा कैसा है, कद कैसा है, लंबा कद है, दरमियाना कद है, छोटा कद है, मोटे हैं, पतले हैं। मोटे सैनिक प्रायः नहीं लिए जाते थे। उनके चेहरे पर कोई ख़ास निशान, शरीर पर कोई ख़ास निशान, जो उनकी बर्थ मार्क होता था वो पहचान, तो वो हुलिया लिख के एक रजिस्टर तैयार किया जाता था। उन सैनिकों को अपॉइंट कर लिया जाता था और एक नॉमिनल धनराशि उन्हें दी जाती थी। मान लो युद्ध के समय में उनको तनख्वाह मिलनी है, सपोज़ कर लो कि 1000 जीतल मुद्रा थी या टंका मुद्रा थी, तो 1000 टंका मुद्रा मिलनी है, तो शांति के समय में उनको 10 टंका मिल रही है या 15 टंका मिल रही है, वो यूं ही मिलती रहेगी उन्हें। जब युद्ध का नगाड़ा बजेगा और उनसे कहा जाएगा कि अब युद्ध के लिए चलना है, तो उनकी तनख्वाह बढ़ के पूरी हो जाएगी। युद्ध के समय में विशेष वेतन उन्हें मिलता था। तो मनसबदार जो हैं इन सैनिकों का रख रखाव करते थे, उन्हें बीच बीच में रिहर्सल, परेड पे बुलाते थे, जैसे होमगार्डों के लिए हुआ करता था। तो उन्हें बीच बीच में परेड पे बुलाते थे
और उनकी शिनाख्त करते थे, उनके बारे में दरियाफ्त करते थे, यानी पता किया करते थे कि वो हैं भी कि नहीं हैं, मतलब ज़िंदा हैं या नहीं हैं, कोई बीमारी से मर तो नहीं गए। तो ये सब प्रणाली होती थी। उनकी अटेंडेंस ली जाती थी, कभी कभी तो हर 15 दिन में, कभी कभी क्योंकि मुग़ल बादशाह अभियान बहुत करते थे तो युद्ध में ज़रूरत कभी भी पड़ सकती थी, तो कभी कभी हर 15 दिन में फोर्टनाइटली उनकी अटेंडेंस ली जाती थी, या कभी कभी महीने भर में अटेंडेंस ली जाती थी, जैसा भी स्थिति हो। उनकी परेड होती थी, शिनाख्त होती थी, पहचान होती थी। शिनाख्त यानी पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता था। अब ये मनसबदारों में ज़ात और सवार दो तरह के मनसब थे। इतिहासकारों मतभेद पता नहीं क्यों है, कभी कभी इतिहासकार जो है बहुत ही मूर्खतापूर्ण मतभेद करते हैं आपस में, यानी ज़बरदस्ती के मतभेद पैदा करते हैं। कोई मतभेद की बात नहीं है, बहुत साफ साफ बात है। ज़ात मनसबदार का मतलब है, ज़ात का मतलब होता है व्यक्ति। तो जो सैनिक रखते थे, जैसे 2000 सैनिक का मनसबदार है, 1000 सैनिक का मनसबदार है, 500 सैनिकों का मनसबदार है, तो वो ज़ात। और सवार का मतलब है कि सैनिक घोड़े के साथ में, यानी सैनिक और घोड़ा। सवार मनसबदार कई प्रकार के होते थे। यक अस्पा का मतलब है एक सैनिक के पास एक घोड़ा होता था। दो अस्पा का मतलब है एक सैनिक के पास दो घोड़े होते थे। और सेह अस्पा, सेह मन 3, एक सैनिक के पास 3 घोड़े होते थे। और नीम अस्पा, नीम का मतलब होता है आधा अधूरा, आधा, यानी कि 2 सैनिकों के बीच में एक घोड़ा होता था, तो वो नीम अस्पा कहलाता था। ये बातें जल्दी इतिहास की किताबों में तुम्हें नहीं मिलेंगी। तो यक अस्पा, यक माने एक, यकायक कहते हैं ना, यकायक उसको कहते हैं हिंदी में एकाएक, उर्दू में यकायक हो जाता है। तो यक अस्पा, 2 अस्पा, सेह अस्पा और नीम अस्पा। अस्पा का मतलब होता है उसका स्तर है, लेवल है। तो ये सवार होते थे। तो बस इनके जो मनसबदार हैं वो ज़ात मनसबदार या सवार मनसबदार कहलाते थे। कभी कभी मिक्स भी होते थे, मान लो कोई 2000 का मनसबदार है तो 1000 ज़ात का, 1000 सवार का है। कोई इसमें मतभेद की बात नहीं, लेकिन इतिहासकार तो वो फेसबुक के ट्रोल की तरह होते हैं कि जो लड़े बिना मानते नहीं आपस में, तो उनके ये हाल है। इसलिए मूर्खतापूर्ण ये बातें हैं और कुछ नहीं है, इनमें पढ़ना नहीं है। अगर कहीं लिखा मिले कि इस पर एक मत नहीं है। ऐसे ही एक और शब्द है, उस पर भी इतिहासकार लड़ने में लगे रहते हैं बिना मतलब के, नॉनसेंस में, कि इक्ता की ज़मीन, कि इक्ता क्या था। कोई कहता है इक्ता और अक्ता एक ही बात थी। इन मूर्खों, बेवकूफ़ों, गधों को ये पता नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि उर्दू में, अरबी में आ जो होता है, अलिफ जो होता है, तो उसको हम अक्ता पढ़ें या इक्ता पढ़ें, यहाँ तक कि हम उक्ता भी पढ़ सकते हैं। मात्रा नहीं होती उर्दू में। इसी तरह से कई शब्द होते हैं, बा, हा और भा एक ही जैसा होता है। हमारे पिताजी अक्सर मजाक में कहा करते थे कि बिहारी सिंह एक नाम था, एक अध्यापक थे, तो कहते थे बिहारी सिंह जब उर्दू में लिखा जाता है तो भारी सिंह हो जाते हैं। वो थे भी बहुत भारी, तो कहते थे आपका नाम बिल्कुल सही है, उर्दू में लिखने पे आप भारी सिंह हैं। भारी सिंह, बिहारी सिंह, बुहारी सिंह भी हैं, तो आपका नाम बुहारी सिंह भी है। तो बचपन से हमें तो उर्दू की शिक्षा मिली है, तो हमें मालूम है कि अक्ता और इक्ता में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि मोहम्मद और मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं है। मोहम्मद, उसी को जो है अरेबियन साइड के लोग मोहम्मद पढ़ते हैं और हम लोग मोहम्मद पढ़ते हैं, बल्कि अरब के लोग तो महमद पढ़ते हैं, महमद, तो वो तो ए लगा के बोलते हैं उसमें। तो ये एक बोलने का तरीका होता है अपना अलग अलग, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन इतिहासकार हैं कि बिल्कुल कुत्तों की तरह लड़ते हैं एकदम से। यही शब्द मुझे आ रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि इतिहासकार जिन बातों पर लड़ते हैं, यानी अज्ञानी इतिहासकार हैं, कहने को इतिहासकार हैं और मूर्खता में चरम सीमा पर हैं ये। तो ये भी किताबों में लिखा रहता है कि अक्ता और इक्ता एक ही बात है और फलाना। इक्ता की ज़मीन जो सरकारी ज़मीन होती थी तो वो इक्ता या अक्ता की ज़मीन कहलाती थी। ऐसे ही मनसबदार के ऊपर ऐसा काँव कूंजड़िहाव मचाते हैं, बिल्कुल कूंजड़िहाव कहते हैं, कि जो सब्जी मंडी में लोग चिल्लाते रहते हैं या शेयर बाज़ार में चिल्लाते हैं, तो मछली बाज़ार में चिल्लाते हैं। हमने तो मछली बाज़ार देखा नहीं है, ना शेयर बाज़ार देखा है, सब्जी मंडी ज़रूर देखी है, लोग चिल्लाते रहते हैं, तो वही हाल होता है। तो ये एक मनसबदार, कोई इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीधा सा है जो हमने बताया है। जो बात हम बता दें वो फुल एंड फाइनल है
किसी किताब में लिखी रहे, कुछ भी लिखा रहे, अगर वो अपोजिट लिखा है तो वो गलत होगा, मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, ओरिजिनल से ओरिजिनल किताबें। पता है किताबें कितने तरह की होती हैं? एक तो होती हैं विशुद्ध ओरिजिनल टेक्स्ट, जैसे कि अलबरूनी का भारत, अलबरूनी ने किताब लिखी जो भारत के बारे में वर्णन लिखा, सीधे डायरेक्ट अलबरूनी पढ़ा। अब अलबरूनी के भारत का किसी ने अनुवाद किया, मान लो जैसे कि मैंने अनुवाद पढ़ा, अरबी में तो पढ़ी नहीं हमने, वो फारसी में तो पढ़ी नहीं, अरबी में पढ़ी, तो मेरा सोर्स जो है वो सेकेंडरी सोर्स है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब अरबी फारसी तो पढ़ेंगे नहीं। तो ओरिजिनल, लेकिन हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ओरिजिनल बंगाली और ओरिजिनल इंग्लिश में हमने पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि वो मोस्ट स्टैंडर्ड और मोस्ट रिलायबल सोर्स है। अब मान लो किसी ने एक किताब लिखी जिसमें अलबरूनी की भारत नामक पुस्तक जो है उसका कई जगह वर्णन किया है, अगर वो किताब पढ़ी है तब भी गनीमत है। लेकिन अब कोई यूं ही हाँक दे, आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में, कि अलबरूनी ने ये कहा है, अब कुछ भी कहा है लिख दे, तुम वेरीफाई तो कर नहीं रहे, तुमने तो असली पढ़ी नहीं, तो तुम तो मान लोगे कि हाँ कहा है। जैसे कि आजकल तमाम सारे कोटेशन अब्दुल कलाम ने कहे हैं, तमाम सारे कोटेशन एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे हैं, और ओशो के नाम पे तो सब अपनी भड़ास निकालते हैं, जितनी नंगई है, जितनी भी बकवास हैं बातें, वो सब ओशो के नाम पे झोंक दी जाती हैं, जबकि ओशो ने ऐसी बातें कही नहीं है। तमाम फेसबुक के ग्रुप ओशो के फर्जी हैं, तो यही हालत है। तो आजकल ज्ञान का तो जो है वो बिल्कुल ही सब अज्ञान हो चुका है सारा। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ तो वो बिल्कुल विशुद्ध सही बात होती है। स्टैंडर्ड सोर्सेज हमने लिए हैं, या तो ओरिजिनल सोर्स हैं हमारे पास, या सेकेंडरी सोर्स हैं यानी कि ट्रांसलेटेड। तो ट्रांसलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो फायान की किताब हो, चाहे हुएनसांग की किताब हो, चाहे अलबरूनी किताब हो, चाहे बर्नी की किताब हो, या जो मध्यकालीन भारत के इतिहास स्रोत हैं। संस्कृत के हमने सभी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े, क्योंकि संस्कृत पढ़ना हमें आता है, समझना आता है। अंग्रेज़ी समझना पढ़ना आता है, तो अंग्रेज़ी के ओरिजिनल सोर्सेज हमने सब पढ़े हुए हैं, लेकिन अरबी फारसी के ओरिजिनल ना पढ़ के ट्रांसलेटेड पढ़े। चलो आगे चलते हैं। तो मनसबदारों का ये सिस्टम था कि बादशाह जब युद्ध का कॉल देता था, उसको कॉल देना कहते हैं, अंग्रेज़ी में भी कॉल होता है CALL, और उर्दू में भी कॉल देना यानी कि बुलावा भेजना। तो जब कॉल देता था तो वो लोग अपने अपने सेना लेके इकट्ठे होते थे, फिर बादशाह उनकी गिनवाई करवाता था, और इस काम के लिए एक विभाग था उनका जो है वो तफ्तीश विभाग था, जो कि जांच करता था कि जितने सैनिक कहे गए हैं उतने सैनिक आए हैं या नहीं आए हैं। इसी तरह सल्तनत काल में एक अमीर आखुर होता था जो घोड़ों की पहचान करता था और घोड़ों का रखरखाव करता था। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी जो मनसबदारी है, तो सुल्तान खुद ही घोड़े रखता था सैनिकों के लिए, और घोड़ों का एक पूरा विभाग होता था अमीर आखुर। और अगर अमीर आखुर से याद ना आया हो तो फिर इतिहास पढ़ा नहीं तुमने, कि रज़िया सुल्तान का जो प्रेमी था वो अश्वाध्यक्ष था, यानी जिसको संस्कृत में अश्वाध्यक्ष कहते हैं, अमीर आखुर था। अमीर आखुर यानी घोड़ों का इंचार्ज था, अस्तबल का इंचार्ज था। अस्तबल कहते हैं, अंग्रेज़ी में स्टेबल है, और उसमें उर्दू में अस्तबल है, हिंदी में घुड़साल है, और विशुद्ध हिंदी में अश्वशाला है। तो वो अश्वाध्यक्ष था एक तरह का, तो अमीर आखुर था। तो मुग़ल काल में ये अमीर आखुर का झंझट ख़त्म हो गया, क्योंकि घोड़ों वोड़ों का रख रखाव सब कौन करने लगा? जो मनसबदार लोग थे वो किया करते थे। अब मनसबदार इतना सब काम करते थे तो उन्हें पैसा कहाँ से आएगा? तो दो तरह के मनसबदार थे। एक तो जो है वो मासिक वेतन पर थे, महीनेदारी पर थे, मासिक वेतन उनको मिलता था सरकार से। लेकिन सरकार ज़्यादातर, यानी कि जो बादशाह है वो ज़्यादातर वेतन देने में विश्वास नहीं करते थे। नकद कौन दे, कहाँ से इंतज़ाम करें, तो सीधे सीधे वो ज़मीन दे दिया करते थे। ज़्यादातर युद्ध में लूटी हुई ज़मीन मनसबदारों में बांट दी जाती थी। युद्ध में कब्ज़ा की गई ज़मीन, कब्ज़ाई गई ज़मीन जो है वो मनसबदारों में बांट दी जाती थी, भाई लो इतनी ज़मीन तुम ले लो। तो ये मनसबदार जो थे वो ज़मींदार भी थे ज़्यादातर एक तरह से, क्योंकि अच्छा, अब ज़मींदार का मतलब क्या है कि जो ज़मीन पर दो तरह के ज़मींदार थे। एक ज़मींदार तो वो थे जो कि केवल बादशाह के दलाल थे, रेवेन्यू वसूल करने वाले, और कंपाउंडिंग कर लिए जाते थे। जैसे कि आजकल सड़क पे टोल टैक्स लगता है, कंपनियों से टोल टैक्स इकट्ठा सरकार ले लेती है, एक लमसम ले लेती है, जैसे 10 करोड़ रुपए ले लिए, अब तुम वसूलते रहो, खाओ पियो मौज करो। तो इसी तरह ज़मींदारों से इकट्ठा सालाना जो है वो महसूल ले लिया जाता था, या जो वो है लगान ले ली जाती थी, उजरत ले ली जाती थी, कई शब्द थे।
तो वो ले ली जाती थी पहले से, अब वो अपना वसूलते रहें। एक तो ज़मींदारी, एक मनसबदार ज़मींदार थे जिन्हें ज़मीन दी जाती थी इसलिए कि उस ज़मीन से जितनी इनकम हो, यानी लगान की इनकम जो भी हो, जो भी लैंड रेवेन्यू हो, वो खुद ही अपना खाएं पिएं हजम करें। एक तीसरे प्रकार के भी थे कि जो ज़मीन से जो लगान मिलता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखें और कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को दें। ज़्यादातर बड़ा हिस्सा सरकार को दें और थोड़ा हिस्सा अपने पास रखें, उसी से अपना काम चलाएं। तीनों ही स्थितियों में ज़मींदार बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, क्योंकि जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई ना कोई बड़ा पेड बैच ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि ज्ञान का भंडार तुम्हारे सामने खुल जाए, है ना। ये तो छोटी छोटी बूंदें हैं और बूंदों से प्यास नहीं बुझती है कभी भी, ये भी ध्यान रखने की बात होती है।